ऑल द स्टूडेंट्स। इंडक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, आज वो ख़त्म हो जाएगा आपका। लास्ट टॉपिक ही था एनर्जी का। तो इंडक्टर में हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले तो ये देखा कि इंडक्टेंस क्या होता है। तो इंडक्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर कि जब उससे करंट चेंज करे तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करे, L इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी आई, है ना। ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब करंट चेंज होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। इसी प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। अगर डीसी करंट फ्लो हो तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर है, लेकिन वो दिखेगी नहीं, वो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि डीसी में करंट चेंज नहीं होता है। लेकिन एसी फ्लो करें तो इंडक्टेंस आएगा, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि इंडक्टेंस या जो भी ये इफेक्ट है इसको और बढ़ा सकते हैं, मतलब सेम करंट पर और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर कंडक्टर को कॉइल का फॉर्म दे तो। और कॉइल का फॉर्म देने पर वो बन जाता है इंडक्टर, ठीक है। हमने ये भी देखा कि जब भी किसी इंडक्टर से, किसी कंडक्टर से या किसी कॉइल से, जो भी कहिए आप, उससे करंट चेंज होता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है और इसके कारण उसमें एक वोल्टेज भी इंड्यूस होता है ना, जिसको हमने कहा था E इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग पता नहीं बनाए कि नहीं बनाए, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये हमने कहा था कि वोल्टेज जो इंड्यूस होता है कंडक्टर में जब भी उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है। और उसमें L क्या है, उसका इंडक्टेंस, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला फिर डिराइव किया, n स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल, लास्ट वीडियोस में है वो सारा, ठीक है। और उसके बाद इंडक्टर्स के हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास किया। सबसे पहले तो ये हमने समझा कि अगर कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट डी आई बाई डी टी इक्वल टू अगर जीरो है, तब इसका मतलब अगर डीसी सप्लाई है तो वहां पे इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, वो सिंपल एक वायर है, उसमें कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। हमने न्यूमेरिकल भी किया जिसमें कि इंडक्टर था और डीसी सप्लाई था, तो हमने इंडक्टर को हटा करके एक शॉर्ट वायर लगा दिया, है ना, और सारा कैलकुलेशन सिंपल डीसी सर्किट के जैसा किया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी वो ये पढ़ी कि अगर इंडक्टर से हम करंट का चेंज कराना चाहें, करंट के मैग्नीट्यूड का चेंज कराना चाहें या उसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहें विद इन वेरी स्मॉल टाइम, बहुत स्मॉल टाइम में कराना चाहें, तो उसके लिए हमको जो वोल्टेज चाहिए होगा वो इनफाइनाइट चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि इंडक्टर से सडन चेंज इन करंट नहीं होता है। मतलब सडन चेंज हम चाहे कि तुरंत करंट को जीरो से तुरंत बढ़ा करके 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर कर ले तो वो नहीं होगा, वो होगा बट इट विल टेक सम टाइम। इसका कारण भी हमने समझा कि इसका कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड एकाएक चेंज नहीं हो सकता है ना। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखे भी होंगे, आपको पता नहीं होगा उसी कारण हो रहा है। और जैसे सिंपल मान लीजिए कि हम आपको एक डीसी सोर्स लेते हैं, सपोज एक स्विच है, एक बल्ब है और इसके साथ एक इंडक्टर है, ठीक है, ओके। जब आप, और यहाँ पे सपोज आप एक एमीटर भी लगा लीजिए जो करंट को मेजर करे, या वो आप बल्ब को देखने से भी आपको पता चल जाएगा। देखिए स्विच को क्लोज करने जा रहे हैं हम, लेकिन अभी स्विच को क्लोज करने से पहले इस इंडक्टर से कितना करंट है, जीरो, कोई करंट नहीं। हम जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, है ना, तो कुछ करंट आना चाहिए क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया या वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अगर यहाँ पे सिर्फ बल्ब रहता तब तो करंट फ्लो करता, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर है और इंडक्टर ओपोजेस सडन चेंज इन करंट, वो एकाएक करंट को जीरो से जो भी वैल्यू है उस पर नहीं आने देगा, है ना। सपोज इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम आपको कहें 5 ओम है और ये बैटरी का जो वोल्टेज है ये 5 वोल्ट है ना। बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। देखिए समझिए बात को ध्यान से, गंभीरता से। हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें कि हम यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगाए थे, डीसी वोल्टेज, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगाए थे और इंडक्टर लगाए थे,
और मैंने आपको कहा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, करंट कैसे निकलेगा। तो हम आपको कहे कि इंडक्टर है और डीसी के लिए इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह होता है, तो आप इसको एक शॉर्ट वायर की तरह ट्रीट कीजिए और तब इससे करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू वी बाई आर 5/5 इक्वल टू 1 एम्पियर। सही है, सही है। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इंडक्टर सडन, मतलब ऐसा नहीं कि स्विच क्लोज करने से जस्ट पहले 0 है और स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद तुरंत 1 एम्पियर हो, ऐसा नहीं होगा। 1 एम्पियर होगा बट इट विल टेक सम टाइम ना, वो कुछ टाइम लेगा। वो टाइम जो है 5 टाउ होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में। 5 टाउ यानी 5 इंटू टाइम कांस्टेंट और जो L बाई आर होता है, इस तरह से इतने टाइम के बाद वो 1 एम्पियर होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर ये सर्किट इस तरह से है तो होगा क्या, है ना। अगर हम ग्राफ के रूप में देखना चाहें कि होगा क्या, करंट का और टाइम के बीच में ग्राफ देखना चाहें, तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, है ना, तो वैसे ही करंट बढ़ना शुरू होगा, है ना। 0 से बढ़ के 0.1, 0.3, 5, 7, 8, 9 तब 1 होगा, एक बैक 1 नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इंडक्टर ओपोजेस सडन चेंज इन करंट। मतलब ये 1 एम्पियर है, सपोज ये 1 एम्पियर है, करंट 1 एम्पियर होगा बट इट विल टेक सम टाइम। और 0 से बढ़कर जो करंट बढ़ता है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे आप 4th सेम में ट्रांजिएंट एनालिसिस में, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो बढ़ने का जो रेट है, ऐसा नहीं है कि लिनियरली बढ़ता है ना, ये एक्सपोनेंशियली इस तरह से बढ़ेगा और उसके बाद फिर 1 एम्पियर पे कांस्टेंट हो जाएगा करंट, है ना। करंट 0 से 0.1, 3, 7, 9 तब 1 और 1 पे फिर कांस्टेंट, ठीक है। 1 के बाद कांस्टेंट क्यों? क्योंकि उसके बाद ये जो है जो अपोज करना था सो हो गया। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि हमको पता है, देखिए कि E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज नहीं रहेगा। खैर ये तो और डिटेल में आप समझेंगे 4th सेम में। लेकिन मेरा यहाँ पर इसको बताने का ये मोटिव है कि देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछता है कि ये जो टाइम है ना, जितने देर में करंट 0 से बढ़कर के 1 तक हुआ, इस टाइम को कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। ट्रांजिएंट पीरियड, ठीक है, ट्रांजिएंट पीरियड, क्षणिक, थोड़ी देर का, इस तरह से। और उसके बाद का जो टाइम है, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट पीरियड, मतलब स्थिर का, स्थिर समय, स्टेडी स्टेट पीरियड। समझ में आ रही है बात? जितने देर में करंट में वेरिएशन रहा, 0 से बढ़कर के जितना टाइम लगा, जनरली ये मैंने आपको बताया 5 टाउ के बराबर होता है, 5 इंटू एल बाई आर, एल इसका इंडक्टेंस, आर इसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उतना टाइम लगेगा इसको 0 से 1 तक पहुंचने में, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। और उसके बाद फिर 1 पे कांस्टेंट रहेगा, तो उसके बाद का जो टाइम है वो क्या है, स्टेडी स्टेट पीरियड, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि फॉर ए डीसी सप्लाई, है ना, डीसी सप्लाई के लिए इंडक्टर बिहेव्स एज ए, है ना, इंडक्टर बिहेव्स एज ए डैश स्पेस इन ट्रांजिएंट स्टेट, है ना। मतलब ट्रांजिएंट स्टेट में डीसी सप्लाई के लिए इंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है। देखिए, ट्रांजिएंट स्टेट मतलब अभी करंट कंप्लीटली 1 एम्पियर नहीं हुआ, ये समय, ये पीरियड है, ठीक है ना। तो इस समय क्या है कि इस समय जो आपका इंडक्टर है वो कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से, जैसे कि स्टेडी स्टेट में क्या है, स्टेडी स्टेट में करंट 1 एम्पियर है, इसका मतलब ये पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो चुका है और एक वायर बन चुका है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि डीसी सप्लाई के लिए इंडक्टर स्टेडी स्टेट में किस तरह से बिहेव करता है, तो हम कहेंगे क्या, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। डीसी सप्लाई के लिए इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और ट्रांजिएंट स्टेट में किस तरह बिहेव करता है, तो ट्रांजिएंट स्टेट में, है ना,
ट्रांजिएंट स्टेट में क्या है कि देखिए ट्रांजिएंट स्टेट में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है ना, 0 से बढ़कर के 0.1359 इस तरह से हो रहा है। और जब भी किसी इंडक्टर से करंट का चेंज होगा, di/dt होगा, तो इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, एक वोल्टेज आएगा E। इस पीरियड में, ट्रांजिएंट पीरियड में करंट का चेंज है, di/dt समथिंग है, तो इसका मतलब है कि इंडक्टर के क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, है कि नहीं। तो ट्रांजिएंट पीरियड में ये इंडक्टर एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है ना, इट्स जस्ट लाइक ए वोल्टेज सोर्स, ठीक है। हालांकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाएगा, कब, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, di/dt 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब तक ये चेंज हो रहा है तब तक इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज रहेगा और ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और स्टेडी स्टेट पीरियड में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये बताना था हमको मेनली आपको, है ना, कि ये बात। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो हम लोग इसको शॉर्ट करके बना लेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो प्रोसेस है वो समझना जरूरी है कि ये शॉर्ट होने से पहले, ऐसा नहीं कि एक बैक शॉर्ट हो जाता है, ये टाइम लेता है क्योंकि इंडक्टर अपोज करता है सडन चेंज इन करंट को, तो ये कुछ टाइम लेता है 0 से बढ़कर के 1 करंट को करने में। उस टाइम को कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड, और उस पीरियड में ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। वोल्टेज सोर्स मतलब क्या हुआ, बैटरी समथिंग, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसके क्रॉस कुछ वोल्टेज है, कुछ ईएमएफ है, तो जब तक करंट चेंज होगा इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, कुछ ईएमएफ होगा, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ वोल्टेज सोर्स। और जैसे ही ये टाइम खत्म होगा, ट्रांजिएंट पीरियड खत्म होगा, स्टेडी स्टेट पीरियड आएगा, 1 एम्पीयर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा, नो वोल्टेज, और नो वोल्टेज का मतलब होता है शॉर्ट वायर, तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। खैर, तो हमने ये चीज देखा कि करंट के चेंज को अपोज करता है इंडक्टर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आए एनर्जी के पार्ट पर, है ना, कि जिस समय इंडक्टर से करंट चेंज हो रहा है उस समय उसके क्रॉस कुछ वोल्टेज भी है और कुछ करंट भी है, तो इसका मतलब है कि इंडक्टर के क्रॉस कुछ पावर भी है, तो उसको हमने डिराइव किया था, और पावर है और टाइम है, तो इसका मतलब इंडक्टर के क्रॉस कुछ एनर्जी भी है ना। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आया था हम लोग को डिराइवेशन करके, जो हमने लास्ट क्लास में किया, उसका निकला था आपको फॉर्मूला ये आया था, किसी भी दो टाइम के बीच में जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया इंडक्टर के द्वारा वो ये। हालांकि जनरल फॉर्मूला जो सब लोग जानते हैं वो होता है हाफ LI², लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे इस एग्जांपल में कि अगर आप सिर्फ हाफ LI² को याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, है ना। यू शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन, ओके, गलत हो सकता है, कैसे मैं बताऊंगा भैया आपको। खैर, अभी हमको आपको एक और चीज ध्यान में मेरे आ रहा था, एनर्जी से पहले एक और चीज बताने का ध्यान में आ रहा था हमको। खैर चलिए, कोई बात नहीं, आ जाएगा दिमाग में। तो ये एनर्जी इसमें, हाँ, कि एनर्जी जो एक और चीज ध्यान में आ रही थी कि जैसे यहाँ देखिए, इसको देखिए, ठीक है ना, कि ये कोई सोर्स है, हम लोग कर चुके हैं इसको, हम बस रिवीजन करा रहे हैं आपका। मान लीजिए ये कोई सोर्स है और ये जिस भी, है ना, कैसा सोर्स है जो इस तरह का करंट दे रहा है। 0 से 1 एम्पीयर में करंट लिनियरली बढ़ रहा है, 1 से 2 एम्पीयर में करंट कांस्टेंट है, और 2 से 3 एम्पीयर में करंट लिनियरली घट रहा है, ऐसा सोर्स है, ठीक है। और इंडक्टर 2 हेनरी के इंडक्टर को दे रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि करंट ऊपर है मतलब पॉजिटिव, तो मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, ये प्लस से निकल रहा है, माइनस में आ रहा है, तो करंट में चेंज है इस पीरियड में, और करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को ऐसा बनाएगा ताकि इस करंट के इंक्रीज को अपोज करे। तो कैसी हो जाएगी पोलैरिटी, प्लस माइनस ई, पढ़े हम लोग। और इस समय आप एक और चीज क्या देख रहे हैं कि करंट इसमें इन कर रहा है, तो किसी भी एलिमेंट में अगर पॉजिटिव पार्ट में करंट इन कर रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट नहीं, पॉजिटिव पोलैरिटी वाले साइड पे, जैसे इसका पॉजिटिव पोलैरिटी वाला साइड ये है, तो इसमें अगर करंट इन कर रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो एनर्जी को, पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है।
और अगर प्लस से निकल रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी को या पावर को डिलीवर कर रहा है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे जिस समय करंट इंक्रीज होता है उस समय इंडक्टर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जिस समय करंट कांस्टेंट होगा, जिस समय करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जैसे इस टाइम करंट क्या है, कांस्टेंट है ना। तो 1 से 2 सेकेंड में करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो करंट कांस्टेंट है तो इस समय वोल्टेज कितना है इसका, जीरो, di/dt जीरो, तो वोल्टेज जीरो, और वोल्टेज जीरो तो पावर जीरो, एनर्जी जीरो। इस समय वो कोई एनर्जी नहीं है एब्जॉर्ब कर रहा होगा, करेक्ट है ना। ठीक है, करंट है इसमें, है ना, करंट इज 1 से 2 सेकंड में करंट है लेकिन वोल्टेज नहीं है, तो कोई एनर्जी ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। हाँ, पहले जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था इसमें उसी को लेकर के बैठा हुआ है। मैंने आपको एक और भी बात बताई थी कि एनर्जी जो इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है उसको रखता कहाँ है या किस फॉर्म में रखता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रखता है। करंट बढ़ता जाता है तो इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाता है, तो उस एनर्जी को यूज करता है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में। और इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो ये जो 1 से 2 सेकंड का टाइम है इसमें करंट तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी भी कांस्टेंट है। उस टाइम में 1 से 2 सेकंड में इसने कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब किया ना डिलीवर किया, जो पहले से था वही है। और ये थर्ड ड्यूरेशन में 2 से 3 सेकंड में करंट घट रहा है। करंट का डायरेक्शन तो यही है, डायरेक्शन ऊपर ही है, करंट डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ लेकिन करंट घट रहा है। तो अब घट रहा है तो इसको अपोज करने के लिए इंडक्टर क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा और उसको सपोर्ट करना चाहेगा, है ना। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसके पॉजिटिव पार्ट से करंट क्या कर रहा है, निकल रहा है कि नहीं। इसका मतलब इंडक्टर पावर को, एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको कि जिस समय इंडक्टर से करंट इंक्रीज करता है उस समय इंडक्टर अपने वोल्टेज की पोलैरिटी को ऐसा बनाता है ताकि उस इंक्रीजिंग को अपोज करे और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जिस समय करंट कांस्टेंट रहता है उस समय इंडक्टर के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होता है, उस समय वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब डिलीवर नहीं करता है, उसके क्रॉस जो एनर्जी होती है वो पहले वाली ही होती है। और जब इंडक्टर से करंट डिक्रीज करता है उस समय इंडक्टर की पोलैरिटी कुछ इस तरह से होती है कि वो करंट को सपोर्ट करे और उस समय इंडक्टर एनर्जी को डिलीवर करता है, क्लियर। अब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट, तो देखिए 0 से 1 सेकेंड में, है ना, जो आपके एनर्जी का फॉर्मूला उसको यूज करेंगे WLT, तो WL1 माइनस WL0 इक्वल टू हाफ L, तो हाफ इंटू 2 इंटू IT, मतलब I 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे कितना होगा 1 एम्पियर, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 जूल। पॉजिटिव में है इसका मतलब है 1 जूल क्या करेगा इंडक्टर, एब्जॉर्ब कर। मैंने आपको बताया भी करंट इंक्रीज कर रहा है एब्जॉर्ब करेगा। 1 से 2 सेकेंड में, है ना, 1 से 2 सेकेंड में अगर देखिए तो करंट कांस्टेंट है, तो WL2 मतलब 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, माइनस WL1 इक्वल टू हाफ इंटू 2, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0 जूल। मतलब 1 से 2 सेकंड में ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, 0 जूल। अब देखिए गलती क्या होती है, ये आपको फिगर दे सकता है और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड आउट द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इंडक्टर इन टाइम पीरियड 1 से 2 सेकंड। मतलब 1 से 2 सेकंड में कितना एनर्जी इंडक्टर ने एब्जॉर्ब किया ये बताइए। तो अगर आपको सिर्फ याद है हाफ Li स्क्वायर, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू 2 इंटू करंट कितना दिख रहा है 1 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 1 जूल, ठीक है ना। लेकिन ये ऑप्शन में तो होगा ही, लेकिन ये गलत पे हो जाएगा क्योंकि इस समय तो ये कुछ भी नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। आपसे पूछ रहा है उस समय कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, तो उस समय तो करंट कांस्टेंट है, तो वोल्टेज नहीं, तो एनर्जी क्या एब्जॉर्ब करेगा, कोई एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे आ भी रहा है 0 जूल, 1 जूल उसके पास है लेकिन वो पिछले इसके कारण है ना। इस पीरियड में कितना एब्जॉर्ब किया 1 जूल, तो इस पीरियड में वही रखे रहेगा, लेकिन इस पीरियड में कुछ एक्स्ट्रा ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना डिलीवर करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये गलती हो जाती है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा।
हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे सब्जेक्टिव दे दे कि अगर एक इंडक्टर है जिसका 2 हेनरी है और उससे करंट 1 एम्पेयर है तो निकालिए, तो वहां मतलब ऐसे सिंपल बिना ग्राफ के दे 1 एम्पेयर है, अगर उसमें भी कह दे कि 1 एम्पेयर कांस्टेंट करंट, तो वहां पर भी आपको समझना होगा कि 1 एम्पेयर कांस्टेंट करंट कह रहा है मतलब कि लफड़ा है, मतलब कि कांस्टेंट करंट है मतलब एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों पे। ठीक है, और लास्ट 2 से 3 सेकंड में देखिए, 3 सेकंड पे हो गया करंट 0 और 2 सेकंड पे हो गया 1, तो 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 जूल मतलब डिलीवर, मतलब इसने जितनी एनर्जी 0 से 1 सेकंड में एब्जॉर्ब की उतनी ही एनर्जी 2 से 3 सेकंड में डिलीवर कर दी। ठीक है ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस इंडक्टर में है। इंडक्टर में इससे ज्यादा आपको ज्यादा आपके लेवल पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वैसे तो और भी चीजें होती हैं, टाइप्स ऑफ इंडक्टर और फेराइट कोर और तरह तरह के, बट दीज आर नॉट इन योर सिलेबस एंड नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब आइए नेक्स्ट सर्किल एलिमेंट पढ़ते हैं। वेरी वेरी अच्छा, इसमें एक और चीज सॉरी, इसमें एक और चीज सिंपल सा ये है कि दो इंडक्टर अगर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, दो इंडक्टर अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या। देखिए इंडक्टर और रेजिस्टर का बिल्कुल सिमिलर चलता है, हालांकि इसको मैग्नेटिक कपलिंग में ही पढ़ना है 4th सेम में, लेकिन हम आपको भी थोड़ा सा हिंट कर दें इसको। ठीक है ना, ये L1 और L2 अगर है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आप L इक्विवेलेंट लिख सकते हैं L1 प्लस L2। सिंपल, अगर सीरीज में है तो जिस तरह से रेजिस्टर का होता है ना सिमिलर चलेगा, और अगर पैरेलल में है L1 L2, ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपको पता ही है, L1 L2 बाई L1 प्लस L2, या इसको हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 बाई L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। कैपेसिटर में ये चीजें चेंज हो जाती हैं, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन इंडक्टर के लिए तो जैसा रेजिस्टर का चलता है वैसा इसका भी चलता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैग्नेटिक कपलिंग में आप लोग पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर को हम लोग समझेंगे, लेकिन कैपेसिटर को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को बैटरी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम लोग बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंशिएट कर सकें कि बैटरी क्या है और कैपेसिटर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों कैपेसिटर आया जब बैटरी था ही। तो बैटरी जैसा आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, कि बैटरी एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली तो कई सारे, एक्चुअली में एक सेल होता है ना, एक एनोड प्लेट, एक एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन सेल होता है। जब ऐसे कई सारे सेल्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसको बैटरी कहते हैं। और बैटरी जैसा आप लोग जानते होंगे कि या फिर हम सेल की बात करें तो सेल एक्चुअली दो प्लेट्स और कई तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है रिचार्जेबल, एक होता है नॉन रिचार्जेबल, जो हम लोग घड़ी में, रिमोट में, इन सब चीज़ों में यूज करते हैं वो नॉन रिचार्जेबल होता है। और जो आपके इन्वर्टर में यूज होता है या ट्रक्स वगैरह में यूज होता है या बाइक्स वगैरह में यूज होता है वो सब रिचार्जेबल होता है। एक्चुअली जहाँ पे लो लोड है ना, लोड जहाँ कम है जैसे बैटरी है तो उसमें एक स्टेपर मोटर होता है, उसको घुमाने के लिए हम लोग बैटरी को यूज करते हैं। तो काफ़ी कम वाटेज का है, बहुत कम लो रेटिंग का है, या रिमोट है बहुत कम पावर रेटिंग का है। तो जहाँ पर भी जनरली पावर रेटिंग कम है वहाँ पे ड्राई सेल या नॉन रिचार्जेबल वगैरह का ज़्यादा यूज है। और जहाँ पे हेवी लोड है, जहाँ फैन चलाना है, बल्ब्स जलाने हैं, है ना, तो वहाँ पे बैटरी का ज़्यादा यूज है। सॉरी, वहाँ पे रिचार्जेबल बैटरी का यूज करते हैं हम लोग, उसका कारण आप देखेंगे। तो जनरली आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि बैटरी में दो प्लेट्स होते हैं, एक को हम लोग एनोड कहते हैं, एक को हम लोग कैथोड कहते हैं। जो हम लोग समझते हैं जो निगेटिवली चार्ज है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ये जो एनोड कैथोड है ये एक मीडियम में डिप होते हैं जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट।
देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट ही जो है ना, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ए कैपेसिटर एंड ए बैटरी। पहले हम आपको डिस्चार्जिंग का बताएंगे, उसके बाद हम आपको चार्जिंग का बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर वैसे तो कई तरह के बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरी है ना, लीड एसिड बैटरी, देयर आर मेनी टाइप्स, कैडमियम और एक और कौन सा होता है, निकल पेरोक्साइड, ये भी एक होता है। तो अभी लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं वो लीड सल्फेट, लीड एसिड बैटरी, ठीक है। देखिए होता ये है कि जब ये बैटरी फुल्ली चार्ज्ड होती है, ठीक है ना, जब बैटरी ये फुल्ली चार्ज्ड होता है तो उस समय जो एनोड प्लेट है वो आपका प्योर पीबी होता है, प्योर लीड, ठीक है। और जो कैथोड प्लेट है, जो आपका कैथोड प्लेट है, वो एक्चुअली में वो तो होता है PbO2, स्पॉन्जी वगैरह आप सुने होंगे नाम, लीड ऑक्साइड PbO2। लेकिन चार्जिंग के दौरान जब बैटरी को चार्ज किया गया उस समय इस प्लेट से काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया, है ना। चार्जिंग के समय इस इलेक्ट्रोड से देखेंगे हम लोग, है ना, काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया। उसके कारण ये इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोड जो है ये प्योर मेटल है। अब इसके कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, निगेटिव। हालांकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया चार्जिंग के समय, है ना। तो ये जो है आपको ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और इसको हम लोग निगेटिवली चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जब डिस्चार्जिंग की बात आएगी तो जब हम लोग इसको किसी लोड से कनेक्ट करेंगे, है ना, लोड RL, लोड रेजिस्टेंस, तो होगा क्या कि ये, अच्छा आपको पता ही है ये जो आपका क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 डाइल्यूट होता है इस तरह से, तो इसमें H प्लस और SO4 माइनस माइनस होते हैं, ये आपको पता ही होगा इस तरह से। तो जब किसी लोड से कनेक्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो आपका लिड है, जो एनोड है, प्योर जो मेटल है, वो इस SO4 2 माइनस के साथ, मतलब इस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स निकलती हैं, है ना, कोई देता है इलेक्ट्रॉन, लिबरेट करता है। तो Pb प्लस SO4 माइनस करके ये PbSO4 बनाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कहां पे, एनोड पे, ठीक है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू कहां जाते हैं, इसमें, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इससे चार्जिंग के समय इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से निकाले गए, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां जाते हैं, और यहां पर भी केमिकल रिएक्शन, तो ये तो एनोड का हम लिखे, ठीक है ना। कैथोड का इसमें लंबा एक्सप्रेशन है, PbO2 प्लस, आप सुने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन आता है, प्लस SO4 माइनस माइनस भी होता है, प्लस 2H प्लस भी होता है, देयर आर मेनी इक्वेशंस। तो वो हमारा ये मकसद नहीं है इक्वेशंस लिखना और इस तरह से, वैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ भी PbSO4 बनता है प्लस वाटर बनता है ना, इस तरह से होता है, इसका भी PbSO4 बनेगा प्लस वाटर निकलेगा, इस तरह से होगा। तो एक्चुअली में डिस्चार्जिंग के समय क्या होता रहता है, ये जो मेटल है, प्योर मेटल, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये मेटल PbSO4 में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। ये लीड क्या कर रहा है, यहां से इस इलेक्ट्रोलाइट से SO4 2 माइनस ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट को भी ले रहा है, और ये भी लीड सल्फेट बन रहा है, और ये वाटर बना रहा है। मतलब H2SO4 खत्म हो रहा है, वाटर क्रिएट हो रहा है, H2SO4 खत्म हो रहा है, वाटर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, कब तक, जब तक कि ये लीड जो मेटल है आपका, ये पूरी तरह से लीड सल्फेट में ना खत्म हो जाए, या जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 ये इतना डाइल्यूटेड हो जाए पानी के आने से कि ज्यादा आयंस इधर मूव ना कर पाए SO4 2 माइनस के इस तरह से, तो ये कहेंगे क्या कि डिस्चार्ज हो गया, है कि नहीं। जब ये मेटल पूरी तरह से PbSO4 में कन्वर्ट हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट बहुत डाइल्यूटेड हो गया,
तो कहेंगे कि ये जो है डिस्चार्ज हो गया। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करते हैं, फिर ये अपना जितनी भी देर इलेक्ट्रिसिटी उसको देना रहता है उतना देर देता है, उसके बाद फिर डिस्चार्ज हो जाता है ना, मतलब कि पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया। लेकिन इतना देर भी चलता रहा, क्यों? क्योंकि इस मीडियम से इसको SO4 2- कंटिन्यूअसली मिलता रहा और इसको 2H+ और SO4- इस तरह से मिलता रहा, तभी ये इतनी देर तक कंटिन्यू रहा। कंटिन्यू क्यों रहा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रोलाइट का सपोर्ट है, इसको मिल रहा है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, इस तरह से काम चल रहा है। जब इसका हम देखेंगे चार्जिंग का, जब केस देखेंगे, चार्जिंग के केस में जब ये डिस्चार्ज हो गया, ये पूरी तरह से PbSO4 में कन्वर्ट हो चुका है ना, और ये भी PbSO4 में कन्वर्ट हो गया इस तरह से, और जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है उसमें H2SO4 बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया गया, वाटर बचा है। अब जब चार्जिंग का केस होगा तो ये जो इक्वेशंस हैं, होगा क्या कि चार्जिंग के केस में क्या होता है, यहाँ पर हमको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स से चार्ज करना पड़ता है। जैसे आपके इन्वर्टर की बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, जब लाइन रहता है तो वो चार्ज होता है ना। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको DC सप्लाई चाहिए, तो जो लाइन AC है उसको इन्वर्टर क्या करता है, फिर DC में कन्वर्ट करके तब उसको वोल्टेज देता है। तो जो भी है वो तो अलग चीज है, इन्वर्टर आप पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 6th सेमेस्टर में। तो यहाँ पे जब चार्ज करने की बात आती है तो जिस भी सोर्स से आप चार्ज कर रहे हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं और उसके निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से लगाते हैं। होता क्या है, ये निगेटिव जो टर्मिनल है इसको, जो कि पूरी तरह से PbSO4 में कन्वर्ट हो चुका है ना, अब नहीं है इसमें, तो ये जो सोर्स का निगेटिव टर्मिनल है इससे इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, जो कि कन्वर्ट हो गया है किसमें, PbSO4 में। तो अब ये जो इक्वेशन है ये रिवर्स हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ना, ये था किसके लिए, डिस्चार्जिंग के लिए, और ये हो जाएगा किसके लिए, चार्जिंग के लिए, है ना। तो जो PbSO4 पूरी तरह से बन गया है, ये लेगा अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से सोर्स से और कन्वर्ट किस में होगा, Pb में, प्योर लीड में कन्वर्ट होता जाएगा और SO4 2- निकलेगा। तो SO4 2- जो निकलेगा वो तो सॉल्यूशन में आ जाएगा, है कि नहीं, और लीड बनता जाएगा। सिमिलरली इधर से इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो दे रहा है इसको, तो यहां से इस प्लेट से वो लेगा भी। देखिए इसके लिए फिर ये डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है, तो ये चार्जिंग का इक्वेशन हो जाएगा। ये PbSO4 प्लस 2H2O, मतलब इस पे क्या इक्वेशन होगा, ये भी तो PbSO4 में बदल गया था। ये PbSO4 इस सॉल्यूशन में जो लिक्विड था उससे रिएक्ट करके कन्वर्ट क्या करके देगा हमको, PbO2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, है ना। PbSO4 प्लस 2H2O, ये जब चार्जिंग होगा तो ये इलेक्ट्रोड वाटर के साथ कंबाइन करके PbO2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो कि यहां चले जाएंगे और वही इसमें जाकर के PbSO4 को Pb में बदलना है और SO4- निकलेगा 2H+ मतलब वाटर यहां कंज्यूम होगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनता चला जाएगा। मतलब चार्जिंग के समय फिर क्या हो जाएगा, जब पूरी तरह से चार्ज हो गया तो ये प्योर मेटल में बदल गया, यहां पे PbO2 हो गया और इलेक्ट्रॉन की फिर कमी हो गई, ये जो डाइल्यूटेड हो गया था फिर से एसिड बन जाएगा, तो ये चार्ज हो जाएगा और फिर से वही प्रक्रिया चलेगी। तो ये जो बैटरी का है एक्चुअली में क्या है कि इसको आपके इलेक्ट्रोलाइट का सपोर्ट है। ये कन्वर्ट, अगर इसको SO4 2- ना मिले, है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, तो चले कैसे, ये काफी देर तक प्रोसेस चलता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का सपोर्ट है। यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो कि कैपेसिटर से उसको डिफरेंट करेगी, ठीक है। अब जो आपके जो नॉन रिचार्जेबल हैं, उनमें जो नॉन रिचार्जेबल हैं उसमें जो प्लेट्स हैं आपके, जो एनोड है या कैथोड है, उनपे ऑलरेडी आपके आयंस की, सॉरी आपके इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि जो नॉन रिचार्जेबल हैं उनमें जो आपका ये जो लीड, जैसे ये एनोड है आपका, इस पे इतने चार्जेस इकट्ठा हुए रहते हैं, है ना, कि कंटिन्यूअसली तब तक फ्लो होगा करंट जब तक कि इसके चार्जेस
खत्म ना हो जाए इस तरह से, है ना। मतलब कि जो इस तरह के नॉन रिचार्जेबल हैं उनमें ऑलरेडी इस प्लेट्स पे इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए रहते हैं कि वो इसको तब तक फ्लो दे सकते हैं जब तक कि इसके चार्ज यहाँ से सारे के सारे यहाँ ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है। इस तरह का है। खैर उसके डीप में जाना नहीं है हमको, क्योंकि हमारा पढ़ना सिलेबस है काम कैपेसिटर का। तो देखिए बात, अब हुआ ये कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन और जो भी ये साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि बैटरी तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको चार्ज होने में भी टाइम लेता है, इट टेक्स टाइम इन चार्जिंग, और डिस्चार्ज होने में भी टाइम लेता है ना। डिस्चार्ज होने में भी टाइम लेता है, डिस्चार्ज होता है, लोड लगाते हैं, इट टेक्स टाइम। अच्छी बात है, कोई नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या है कि देयर आर सम एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमको बैटरी जैसा सोर्स तो चाहिए जो कि हमको सप्लाई दे, कांस्टेंट सप्लाई दे, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो जल्दी चार्ज हो और जल्दी डिस्चार्ज हो, है ना। मतलब हमको थोड़ी देर के लिए ही वो पावर चाहिए उस बैटरी से, और जल्दी फिर वो चार्ज भी हो। इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, फिल्टर्स में, और भी तरह तरह के। फिर हम लोग मशीन में पढ़ेंगे, फैन में, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें। तो कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहां पर हमको बैटरी जैसा ही फंक्शन चाहिए, लेकिन उतना हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं कि इतना टाइम ले चार्ज होने में। हमको थोड़ी देर का काम है, क्विक डिस्चार्ज और क्विक चार्जिंग वाला सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए लोगों ने सोचा कि भाई अगर क्विक चार्जिंग एंड क्विक डिस्चार्जिंग वाला सिस्टम चाहिए तो सबसे पहले तो इस मीडियम को हटाना पड़ेगा, जो आपको इलेक्ट्रोलाइट है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रहेगा तो उसको कंटिन्यूअसली सप्लाई मिलती रहेगी इस इलेक्ट्रोलाइट से, और फिर ये टाइम लेगा ही लेगा, ठीक है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि इसको मिलता रहेगा, SO2- से कन्वर्ट होता रहेगा और लोड को देते ही चलता रहेगा प्रक्रिया। तो लोगों ने सोचा कि हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को हटाते हैं, और उसके बाद उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए कि सपोज एक आप एल्युमिनियम का एक प्लेट मान लीजिए, ये एक एल्युमिनियम का प्लेट है, ठीक है ना, और उसके जैसे कि कोई कॉपी है, जैसे कि सपोज ये मेरे पास एक ये पेपर है, पेज है, ठीक है ना, एनीथिंग जस्ट लाइक दिस। देखिए जैसे कि ये एक एल्युमिनियम का पेज है, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो एक एल्युमिनियम का प्लेट इधर लिया उन्होंने, और जैसे ये दो एनोड और कैथोड है अगल बगल में, वैसे इसके बगल में एक और प्लेट रखा, सपोज कि ये है ना, इक्वल, ये तो थोड़ा मोटा और पतला जैसा है, बट इक्वल लेंथ, इक्वल विड्थ, इस तरह से क्लोज। और उनके बीच में पहले लोगों ने एयर को ही रख करके देखा, और उसके बाद फिर अदर मीडियम्स भी ट्राई हुआ। लेकिन पहले सपोज ये एक है और इसी के बगल में एक और, सेम लेंथ सेम विड्थ का एक और प्लेट, ठीक है, और उनके इस टर्मिनल पे सोल्डिंग करके, और इधर पीछे से लोगों ने वायर निकाला, और इसको एक, जिस तरह से इसको चार्ज करने के लिए एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, वैसे इसको भी डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर, समझ रहे बात। एक पत्ती इधर है लगी हुई एल्युमिनियम की, एक इधर लगी हुई, इसके इस सोर्स से सोल्डिंग करके एक वायर निकाले, और इधर वाले प्लेट की इधर से एक वायर निकाले, और दोनों को बैटरी के टर्मिनल पर ले गए, और यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया, और इधर भी एक एमीटर लगाया गया, और जो ये दो प्लेट हैं इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया गया, जो कि इन दोनों के बीच के वोल्टेज को मेजर कर सके कि भाई चार्ज हो रहा है कि नहीं। चार्ज होगा तो उसके क्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा, और ये किया गया, और साथ में यहाँ पर एक स्विच भी लगाया गया।
ठीक है, और ये बैटरी ऐसी, ये अरेंजमेंट किया गया एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अब इनिशियली यहाँ पे स्टार्टिंग में वोल्टेज तो 0 वोल्ट दिखा रहा है ना, मतलब दोनों में 0 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब कि दोनों में चार्जेस इक्वली हैं, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उतना ही इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, दोनों बिल्कुल एक पोटेंशियल पर है, मतलब इक्वल चार्जेस है। अब जैसे ही स्विच को हमने क्लोज किया, जैसे ही स्विच को क्लोज किया, बस ये इस एमीटर में भी, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया वैसे ही इस एमीटर में कुछ करंट शो करने लगा और इक्वल करंट इस एमीटर में शो करने लगा। जितना करंट इस एमीटर में शो कर रहा है उतना ही करंट इस एमीटर में शो कर रहा है, मतलब कूलम पर सेकेंड, चार्ज पर सेकेंड जो इससे फ्लो होकर के इसमें जा रहा है वो इक्वल है, ठीक है। जितना चार्ज पर सेकेंड इससे फ्लो करके इसमें जा रहा है उतना ही चार्ज पर सेकेंड इधर से फ्लो करके इधर जा रहा है, ठीक है। अब समझिए, और ये जो वोल्ट मीटर है इसकी वैल्यू 0 से बढ़ने लगी, ठीक है। वोल्ट मीटर की वैल्यू 0 से बढ़ने लगी, 1 2 3 4। सपोज ये 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, एक और चीज देखा गया कि करंट जो है वो स्विच क्लोज करते ही अगर 10 एम्पियर था तो अब वो धीरे धीरे घट रहा है, कांस्टेंट नहीं है करंट, करंट की वैल्यू घट रही है, 9 8 7 6 5 इस तरह से घट रही है, और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है ना। और कुछ देर बाद करंट हो गया 0 और यहाँ का वोल्टेज कितना दिखाने लगा, 12 वोल्ट। बात समझ में आई? यहाँ का वोल्टेज कितना दिखाने लगा, 12 वोल्ट, और ये काफी जल्दी हुआ इन कंपैरिजन टू बैटरी। बैटरी के कंपैरिजन में ये काफी जल्दी होगा। समझिए इसका मैकेनिज्म, समझिए क्या। तो यहां से लोगों ने कंक्लूजन निकाला, आखिर ये हुआ क्या, इसमें क्या हुआ। तो कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे ये जो बैटरी है, इस तरह का बैटरी है जिसमें कि एक नेगेटिव एनोड है और एक पॉजिटिव कैथोड है, और बीच में क्या है, मीडियम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव आपका एनोड है, जैसे ही इससे कुछ कनेक्ट हुआ लोड टाइप का, तो इसको दिखा कि ये जो प्लेट है ये तो न्यूट्रल है स्टार्टिंग में, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया वैसे ही, है ना, इसको दिखा कि ये जो है आपका इधर ये न्यूट्रल प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, तो केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर के शुरू हुए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होने लगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होकर के यहाँ आने लगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होकर के यहाँ आने लगे, तो यहाँ पे प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है। सिमिलरली जो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या दिखा कि यहाँ पर ये जो आपका कैथोड है यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। ये जो कैथोड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ये दिखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो चलो भाई इधर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इस प्लेट पे आने लगे, जैसे डिस्चार्जिंग में होता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं जाते हैं डिस्चार्जिंग में लोड, और यहाँ से इसमें आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसके इस प्लेट पर आए, जो भी सिस्टम कहेंगे हम इसको नाम देंगे, और इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बैटरी के टर्मिनल पर आए। इसको दिख रहा है यहाँ पे न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ आ गए। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो एमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि इधर से भी चार्जेस फ्लो कर रहे थे और इधर से भी चार्जेस फ्लो कर रहे थे, है ना। तो भले ही बीच में ओपन सर्किट है, एयर है, लेकिन फिर भी चार्जेस का फ्लो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव से इसमें जा रहा है और यहाँ न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं। तो इन एमीटर्स के मूव करने के करंट शो करने का कारण क्या था, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। और
जैसे जैसे चार्जेस यहाँ पे मूव करेंगे और प्लेट पे जमा होते जाएंगे, वैसे वैसे इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। यहाँ पहले ये न्यूट्रल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितना इसमें था उतना ही इसमें था, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है ना। तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इनके बीच का वोल्टेज बढ़ता गया। और जब ये भी 12 वोल्ट हो गया और ये भी 12 वोल्ट हो गया तो करंट 0 हो गया, जो कि होना ही है, क्योंकि आप देखिए केवीएल लगाइए, अगर ये कोई 12 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ अगर कोई और 12 वोल्ट का कोई बैटरी है तो इसमें करंट कितना जाएगा, I = 0, कोई करंट नहीं। तो जैसे ही ये 12 वोल्ट पे पहुंचा करंट की वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो यहां से लोगों ने कंक्लूजन निकाला और एक और भी चीज हुई, देखिए तो ये हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट है ना, एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। अब हम इस स्विच को ओपन कर देंगे, ठीक है, स्विच को ओपन कर दिए और इन दोनों जो प्लेट थे उससे एक लोड को, एक स्विच और लगाए यहाँ पे और इससे एक लोड को कनेक्ट किए, ठीक है ना। चार्जेस यहाँ जमा हो गए और इससे एक लोड को कनेक्ट किए, और जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ पर भी अगर आप एमीटर लगाएं तो वैसे ही ये करंट फ्लो होगा, है ना। और करंट फ्लो होगा थोड़ी देर, बस ज्यादा देर करंट नहीं फ्लो होगा। ये इस तरह से बैटरी नहीं है कि काफी देर करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे लीड है प्योर मेटल और इसको SO4 2- मिलता था तो ये इलेक्ट्रॉन देता था। ये तब तक चलता था जब तक ये मेटल पूरी तरह से PbSO4 ना हो जाए या फिर ये इलेक्ट्रोलाइट ना ये हो जाए, चुक जाए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, इसके बीच में कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। दिस इज ए इंसुलेटिंग मीडियम, इसके बीच में नहीं होगा। जो इस प्लेट पे चार्जिंग के दौरान हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों प्लेट पे चार्जेस को जमा किया। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा हुए इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पॉजिटिव है। तो जितना चार्ज जमा हुआ यहाँ पर, जब हमने लोड को कनेक्ट किया तो यहाँ से यहाँ पर इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या दिख रहा है कि इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस प्लेट पर कमी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आते चले जाएंगे। कितना देर मूव करेंगे, जितना देर में ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहाँ ना जाए उतना ही देर ना। उसके बाद फिर और सोर्स कहाँ है, और तो कहीं कोई सोर्स है ही नहीं। तो ये जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर तो मीडियम से इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा हुए, जितनी देर में ये यहाँ से इस प्लेट पे आ जाएंगे उतनी देर तक ही ये करंट ऑन रहेगा। उसके बाद एमीटर क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। तो फास्ट चार्जिंग और फास्ट डिस्चार्जिंग ये मिल गया इस सिस्टम से, ठीक है। फास्ट चार्जिंग क्यों, क्योंकि प्लेट्स पे चार्जेस को जमा होने में बहुत तेजी से जमा हुए, इनके बीच का कोई मीडियम नहीं था, जो हमको मीडियम भी बनाना था कि H2SO4 खर्चा हो गया, अब H2SO4 भी बनाना है तो टाइम लगता है उसमें। तो वैसा कुछ है नहीं, चार्जेस सीधे जितना चार्ज यहाँ था उतना चार्ज यहाँ ट्रांसफर कर दिया, जितना चार्ज यहाँ है उतना चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो उसमें भी टाइम नहीं लगा और डिस्चार्ज में भी टाइम नहीं लगा। क्यों, क्योंकि मीडियम से कुछ लेना है नहीं, जितना चार्ज सरफेस पर है उतना इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा के यहाँ भेज दिया। वो इलेक्ट्रॉन्स जब इस प्लेट पर आए तो पॉजिटिव के साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज हो गए। फिर से कंडीशन क्या हो गया, जैसे थे वैसे हो गए, ये भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। अब फिर क्या कीजिए, फिर चार्ज कीजिए, एक बार फिर इसको चार्ज किए तो फिर इस पोजीशन में पहुंचेगा। तो समझिए बात ये है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड अ कैपेसिटर। तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि बैटरी टेक्स टाइम इन चार्जिंग एज वेल एज इन डिस्चार्जिंग। चार्ज होने में डिस्चार्ज होने में दोनों में टाइम लगता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट के कारण। बल्कि कैपेसिटर इज अ फास्ट चार्जिंग एंड फास्ट डिस्चार्जिंग डिवाइस। क्यों, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, दो प्लेट का पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर भी आता है, बट दो प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स जो कि सेपरेटेड है एक इंसुलेटिंग मीडियम से। इंसुलेटिंग, अगर बीच में हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले आए, कुछ ले आए, तब तो फिर वो बैटरी ही बन जाएगा।
फिर तो हमने इसको स्पेशल पर्पस के लिए बनाया है, फास्ट चार्जिंग, फास्ट डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो दो प्लेट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, वो क्या बन जाते हैं, कंडक्टिंग प्लेट क्या बन जाते हैं, कैपेसिटर बन जाते हैं। और इसने ये भी बताया कि जो हमारे कंडक्टर के प्लेट्स हैं उनके पास उस चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होती है। देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई लोड ना लगाएं तो ये काफी टाइम तक अपने में चार्ज को स्टोर करके रख सकता है ना, रख सकता है स्टोर करके। अब आज इसको चार्ज किए, 1 महीना बाद यूज करेंगे, इट विल गिव इक्वल पावर, जितना था टाइम के साथ घटता है बट इट विल गिव दैट मच पावर। तो यानी प्लेट्स के पास चार्ज को स्टोर करने की क्षमता है। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि इस तरह का चार्ज को स्टोर करने की क्षमता हो, उसको नाम दिया गया कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर। ठीक है, और जनरली इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कई बुक्स में कई तरह का है, कई बुक्स में कई तरह का है। सिंपल ऐसे कई बुक्स में आप देखेंगे एस.सी. वर्मा वगैरह में इस तरह से लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सिंपल ऐसे दो पैरेलल प्लेट बना सकते हैं। बैटरी में एक छोटा बनता है, एक बड़ा बनता है, कैपेसिटर में दोनों इक्वल बनेगा। ठीक है, इक्वल। ये कैपेसिटर के चार्जिंग को बता रहा है। फिर डिस्चार्जिंग भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव। ये V वोल्ट है तो ये भी V वोल्ट। ठीक है, और बीच में क्या है आपका, एक इंसुलेटिंग मीडियम है जिसमें कि कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होता है। अच्छा, एक बात जरा आप लोग सोचिएगा इसका आंसर, कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी वोल्टेज भी हो गया, यहाँ भी वोल्टेज भी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन था उसको इसने ट्रांसफर किया इसको, है ना, और उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ किसमें, इसमें। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया और यहां से प्लेट से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो क्या ये बैटरी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मीडियम है, ये फिर इसको ट्रांसफर कर देगा, फिर ये अपना वोल्टेज आ जाएगा, जितना था उतना ही आ जाएगा, है ना। तो यानी बैटरी अपने वोल्टेज को मेंटेन रखता है ड्यू टू मीडियम। ये इसको दे देगा, लेकिन इसको जितना था, जैसे ये मान लीजिए 2 कूलम अगर ट्रांसफर किया तो इसको फिर से 2 कूलम मिल जाएगा। कैसे? मीडियम फिर से रिएक्शन कर लेगा और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेगा, है नहीं। सिमिलरली तो इसके चार्ज करने से इस पर कुछ असर नहीं पड़ता है, हालांकि ये डिस्चार्ज होता है बैटरी, बट इट टेक्स टाइम, और कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम नहीं लगता है, डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। अब जितना चार्ज इस प्लेट पर है -Q, उतना ही चार्ज इस प्लेट पर है +Q। ठीक है, अब इसमें देखिए जो यहाँ पे चार्जेस जमा होंगे, देखिए अगर कोई 12 वोल्ट का सोर्स है तो वो ज्यादा चार्ज यहाँ जमा कर पाएगा। अगर कोई 24 वोल्ट का सोर्स है वो ज्यादा चार्ज जमा कर पाएगा। वोल्ट मतलब जूल पर कूलम, कौन सा वोल्टेज सोर्स कितना एनर्जी अपने चार्जेस पर दे रहा है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज सोर्स होगा वो उतना ज्यादा फोर्स देगा और उतने चार्जेस को यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक नहीं। तो यानी कि जो चार्ज यहाँ प्लेट्स पे जमा होंगे वो प्रोपोर्शनल हैं किसके, वोल्टेज के। जितना ज्यादा वोल्टेज सोर्स होगा उतने ही ज्यादा चार्जेस यहाँ पर जमा होंगे, ठीक है। तो उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा प्रत्येक कूलम पर, तो उतना ही ज्यादा चार्जेस जमा होंगे। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, है ना। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन एक्चुअली कितना चार्ज यहाँ पे जमा होगा इन प्लेट्स पर वो डिपेंड करता है ना। कितना एक्चुअल चार्जेस इन प्लेट्स पे जमा होगा वो डिपेंड करता है प्लेट्स के लेंथ पर, एरिया पर, उनके बीच के डिस्टेंस पर और उनके बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। हम लोग देखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। तो जो एक्चुअल जो चार्ज जमा होगा, मतलब अगर दो, जैसे यहाँ पे 2 एल्युमिनियम का अगर आप पत्ती ले रहे हैं तो उनका अगर साइज में डिफरेंस हो जाए, है ना, अगर दूरी में डिफरेंस हो जाए तो चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है वो चेंज होती है। आप सेम वोल्टेज सोर्स दें, है ना, लेकिन इनकी दूरी बढ़ा दें तो चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कम हो जाएगी। ये सब होता है, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअल जो चार्ज स्टोर करेगा वो डिपेंड करता है कई सारी चीजों पर, इसके एरिया पर, डिस्टेंस पर, बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो इसको तो हर
कैपेसिटर के लिए वो अलग अलग हो सकता है। तो इसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, C। C इज व्हाट? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब कितने चार्ज को स्टोर करने की क्षमता है, कैपेसिटेंस। हाँ, वैसे आप अगर इसका यूनिट निकाले तो क्या निकलेगा? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट ना, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? कूलम पर वोल्ट। और इसको और करें तो वोल्ट होता है जूल पर कूलम, तो कूलम पर कूलम स्क्वायर पर जूल, जूल पर कूलम ऊपर जाएगा। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड मतलब ऐसे तो ये यूनिट है, बट जनरली माइकल फैराडे के स्पेस को फैराड यूनिट दिया गया, माइकल फैराडे के रिस्पेक्ट में फैराड यूनिट दिया गया। और किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब इस तरह का, जिसमें कि एक प्लेट यहाँ है, दूसरा प्लेट यहाँ है, पैरेलल प्लेट है और उनके बीच का डिस्टेंस d है, और जैसे अभी फिगर बनाए थे ना इस तरह का, इस तरह का है, और उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो अगर a है, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, ये तो फॉर्मूला आप समझ गए, Q इक्वल टू CB और कूलम्ब है ना। Q हो गया कितना चार्ज स्टोर होगा किसी एक प्लेट पर, टोटल तो जितना यहाँ पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, किसी एक प्लेट पर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q। C क्या है? इस अरेंजमेंट को कहते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर में C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है। और V क्या है? जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो भी है। तो Q इक्वल टू CB, लेकिन C की जो वैल्यू है वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पे। C इक्वल टू फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, 11-12 में है। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फैराड। इसमें D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा। और कैपेसिटेंस कम होने का मतलब क्या है? अगर आप वोल्टेज सोर्स तो लगाए 24 वोल्ट का, लेकिन अगर कैपेसिटेंस कम है तो चार्ज कम जमा होगा। समझ में आ रही बात? Q इक्वल टू CB, ये बात बिल्कुल सही है कि जितना यहाँ वोल्टेज होगा उतना यहाँ वोल्टेज होगा, वो तो होगा ही, लेकिन चार्ज जो जमा होगा एक्चुअल वो डिपेंड करेगा किस पे? कैपेसिटेंस पे, ठीक है। अगर आप दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस ज्यादा है और एक का कैपेसिटेंस कम है, और दोनों के क्रॉस आप 12 वोल्ट लगाइए, तो दोनों को 12 वोल्ट तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उस पे चार्जेस ज्यादा जमा होंगे, और जिसका कैपेसिटेंस कम है उस पे चार्जेस कम जमा होंगे, क्योंकि Q इक्वल टू क्या है? CB, है ना। ज्यादा अगर कैपेसिटेंस है तो ज्यादा चार्जेस जमा होंगे, ठीक है। हालांकि वोल्टेज सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या है? वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। जितना यहाँ चार्ज जमा है और जितना उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल एक प्लेट पे कितना चार्जेस है, जैसे आपको ये हो रहा होगा तो आप समझ ही देखिए, अगर यहाँ पे प्लस 12 कूलम है ना, और यहाँ पे सपोज 12 कूलम चार्ज इधर है और अपोजिट पोलरिटी के 12 कूलम चार्ज इधर है, ठीक है। 12 कूलम चार्ज इधर, 12 कूलम चार्ज इधर। तो इस कंडीशन में Q इक्वल टू 12 है, और यहाँ पर अगर 24 वोल्ट है तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा? 24 वोल्ट, ठीक है ना, 24 वोल्ट, ठीक है। अब इस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा? Q12 है, वोल्टेज Q12 है, वोल्टेज 24 है, तो C कितना होगा? 12/24 इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब अगर आप वही कैपेसिटेंस यूज करें, अगर 1 फैराड का, अगर 1 फैराड का कैपेसिटेंस यूज करें और 24 वोल्ट का यहाँ पर सेल लें, तो कितना होगा? Q इक्वल टू 1 इंटू 24 इक्वल टू 24 कूलम। उस कंडीशन में यहाँ पर कितना होगा? 24 कूलम, और यहाँ पर कितना होगा? 24 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है 24 वोल्ट, जितना इस पर उतना इस पर, है ना। लेकिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? चेंज हो गया। चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड जो जमा होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? C पर। और ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? D पे, डिस्टेंस।
जितना ज्यादा दो के बीच का डिस्टेंस होगा, है ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है वो देखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। ये तो आप समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा मोटा प्लेट होगा उतना ज्यादा चार्जेस वहां जमा हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी मतलब वो अपने से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है। इन सब चीजों को देखेंगे। तो फिलहाल टाइम भी काफी हो गया, तो ये जो कैपेसिटेंस है इसका फॉर्मूला क्या है आपका, C = एप्सिलॉन नॉट A/D। समझेंगे ये किस तरह से कैपेसिटेंस को प्रभावित करता है। और चार्ज जो कैपेसिटर पे जमा होगा उसका फॉर्मूला हो गया Q = CV। Q जो चार्ज जमा होगा, C उसका कैपेसिटेंस, और V जो वोल्टेज अक्रॉस ये है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बोरिंग टाइप का इसको मत बनाइएगा, है ना, थोड़ा सा ब्रेक करके देखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।